नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रामराज्य कोष वाला जो बक्सा है वो मिला है और इस पर बाकायदा क्यूआर कोड भी है। चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर यह अयोध्या से योग केंद्र से एक बक्सा मिला है। बक्से पर रामराज्य कोष का क्यूआर कोड भी चिपका हुआ है। आरोपी अविनाश शुक्ला इसी योग केंद्र में अपने भाई के साथ रहता था। भाई के साथ योग केंद्र में रहता था अविनाश। इस योग केंद्र से रेड के दौरान रकम मिली थी। आपको बता दें, जब 5 तारीख को सबसे पहले मामला प्रकाश में आया था, जानकारी में आया था, तब यह कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के कहने पर पुलिस की तरफ से इसी योग केंद्र में रेड की गई और यहां से पैसा भी काफी ज्यादा मात्रा में मिला था। तो अयोध्या में शाम साधना योग केंद्र से अभिजीत ठाकुर की आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर हमने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से योगा सेंटर के अंदर से कैश रिकवरी हुई थी, और वो सीसीटीवी फुटेज एविडेंस हमने सबसे पहले आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाई थी कि योगा सेंटर से अविनाश शुक्ला को पकड़ा गया और वहीं से कैश की रिकवरी हुई। सफेद रंग की गाड़ी यहाँ नीचे से गई थी अविनाश शुक्ला को लेकर, और वो अहम सबूत इस पूरे प्रकरण में बना। अब हम उस योगा सेंटर पर पहुंचे हैं और योगा सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। हम इस योगा सेंटर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक हॉल नुमा जगह है और यहाँ पर आप देखिए कि ये बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, सामान है। इसी के कोने में यहाँ पर आपको ये किचन दिखाई देगा और इसके साथ में दिखाई देंगे आपको ये बक्से, बड़े बड़े ट्रंक जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस ट्रंक के साथ साथ यहाँ पर ये एक छोटा बक्सा दिखाई देता है और इस छोटे बक्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रामराज्य कोष है और यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, क्यूआर कोड रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस योगा सेंटर के भीतर हैं। उसके साथ ही आप देखें तो यहाँ पर एक अलमारी है और वाकई में एक बड़े सबूत के तौर पर, एक बड़े एविडेंस के तौर पर यह है। योग केंद्र में मौजूद योगाचार्य सीमा तिवारी से संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात भी की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। सीमा जी, अविनाश शुक्ला के बारे में क्या जानकारी आपके पास है? वो यहीं पर रहा करता था, यहाँ से कैश की रिकवरी हुई, उसके बारे में। अभी पिछले 1.5 साल पहले ही अविनाश यहाँ पर आया और फिर पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लगी और उसके बाद अब पता चल रहा है कि उसने गबन किया, गबन का आरोपी है। मैं बता दूं कि ये सेंटर हमारे गुरुदेव डॉक्टर चैतन्य का है और ऐसे बहुत सारे बच्चे उनके पास आए, पढ़े लिखे और जगह जगह नौकरियाँ कर रहे हैं। उनमें से एक अभिषेक भी था जो अविनाश का भाई है। करीब 10 साल पहले अभिषेक यहाँ पर आया और वो गुरुजी के साथ रहता था, उनकी सेवा करता था और गुरुजी उसकी बहुत सारी मदद करते थे। इवन उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने हेल्प की। उसके बाद करीब 3-4 साल पहले उसकी अभिषेक की प्राइमरी में नौकरी लग गई। फिर उसके बाद अभी 1.5 साल पहले वो अपने भाई को भी लेकर आया कि कहीं इसकी भी नौकरी लगवा दी जाए, क्योंकि कई भाई बहन हैं। और फिर ये पता चला कि राम मंदिर में नौकरी लग गई और फिर ये पता चला कि उसमें उसका नाम आया है। सबसे पहले आप लोगों को कब ये जानकारी मिली कि अविनाश शुक्ला के यहाँ से कैश बरामद हुई? 5 तारीख को सुंदर यहाँ पर चाय वाय बनाते हैं भाई साहब। 5 तारीख को सुंदर का फ़ोन आया हम लोगों के पास कि ऐसा ऐसा है। शाम के बैच में पुलिस आई थी, 2 लोग पुलिस थे और शायद 2 सादे कपड़ों में थे और वो इन्होंने सुंदर को बाहर कर दिया यहाँ से और फिर थोड़ी देर बाद निकले, अविनाश को लेकर चले गए। तो फिर हम लोगों ने तुरंत बात की अभिषेक से, हमने कहा ऐसा ऐसा है, आप लोग तुरंत अपना सामान यहाँ से लेकर जाइए क्योंकि केंद्र की बदनामी हो रही है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो यहाँ पर। और फिर बाद में ये फुटेज तो हम लोगों ने बाद में देखा कि जब सोशल मीडिया पे आया कि यहाँ से बैग निकला या जो भी निकला, ये तो बाद में पता चला हमें। आप लोगों को उस दिन बरामदगी की जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि मिला, पर ये हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वीडियो देखे तब विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। किस जगह पे अविनाश शुक्ला रहता था और अपना सामान कहाँ पर रखता था? यहीं पर सोते थे दोनों भाई, एक पर अविनाश और एक पर अभिषेक, और हमारे गुरुजी भी यहीं पर सोते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत खराब है तो वो अपने विवेक सृष्टि आश्रम में चले गए। तो बाकी अभिषेक 10 सालों से रह ही रहा था तो वो यही रहता था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, वो यहीं पर रहता। हम सामान अपना कहाँ पर रखते? यही सारा सामान। अगर आप हमें दिखा सकें कि सामान किस जगह पे होता था, कहाँ पर? बक्सों में उसका सामान रहता था। इसी बक्से में उसका सामान है। अभी भी इसमें क्या सामान है उसका? हाँ, सारे सामान है। देखिए उसकी योग की
किताबें, पढ़ाई लिखाई का सब, ये सारी चीज़ें। और वो बहुत मेहनती और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, हमेशा पढ़ाई की बातें, ध्यान की बातें। अब उसके भाई ने कैसे क्या किया वो राम जाने। देख सकते हैं आपकी ये बक्सा जो है वो खुलता है, अभी भी सामान इसमें अभिषेक और अविनाश का सामान मौजूद है। और इस बक्से को देखकर मैम ऐसा लग रहा है कि इसकी तलाशी ली गई है, पूरा खोला। पूरा इसको पुलिस वालों ने पूरा छानबीन की, इसको खोला था पूरा। हाँ, पूरा इसमें जो भी था पूरा पलटा था, यहाँ तक कि जो रूम में कंबल वगैरह लगे थे वो सब भी पलटे थे। यानी कि 6 घंटे की जो उस दिन छापेमारी हुई है दोबारा, उस दिन भी पूरा हाँ पूरा पलटा था। सुंदर भाई साहब ने फिर से सब रखा है। और श्याम साधना योग केंद्र के एक और कर्मचारी से हमारे संवाददाता अभिजीत ने बात की है, ये बात भी आप सुनिए। कितने लोग आए थे छापेमारी करने के लिए पास? यहाँ पर तो 2 पुलिस थी, 2 लोग ट्रस्ट के थे, 4 लोग थे। अविनाश को लेके शाम को 7:30 बजे यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ आए? हाँ, आए थे तो खाली हाथ आए। और जब गए तो यहाँ से एक बैग उनके हाथ में था? तो हम तो चाय बना रहे थे, उसके बाद आए पुलिस वाले। तो हमसे कहा अंकल क्या कर रहे हैं? हम कहें चाय बना रहे हैं। तो कहना आप बाहर जा सकते हैं? हम कहें बिल्कुल जा सकते हैं। हमने चाय छाना उस हाल में लेके चले गए, साधक वहाँ क्लास चल रही थी तो हम उनको चाय दिए। उसके बाद में ये लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, ये हाल का दरवाज़ा बंद कर लिए। फिर यहाँ पर अविनाश ये देखे हैं सिर्फ हमारे सामने अविनाश जो है चाबी लेकर आया, ये बक्से का ताला खोला, इसके अंदर से 2 बैग निकाला, ऊपर रखा। उसके बाद हमें बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद में फिर हम आधे घंटे तक रहे, 8 बजे तक। उसके बाद हम अभिषेक को फ़ोन किए कि यहाँ आपके भाई को पुलिस लेके आई है अयोध्या से और अंदर में है, हमें बाहर कर दिया, हम जा रहे हैं अपने घर और अपना आके देखिए योग सेंटर। फिर हम चले गए। लेकिन हमको दूसरे दिन ये जो कैमरे में भाई साहब अजय भाई साहब के, तो इनसे बताए तो ये अपना कैमरा चेक किए तो कैमरे में बताए कि ये जो है, ये देखिए अविनाश को लेके पुलिस वाले हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में लेके बैग को, काला बैग था उसको लेके गाड़ी में बैठाए हैं 8:12 पर। यहाँ लगभग 40 मिनट तक पुलिस रही। उसके बाद अपना जो लेके जो सामान बरामद हुआ लेके गए। उसके बाद में हमको 2-3 दिन फिर नहीं, फिर उसके बाद में 7 या 8 तारीख को जो है जब न्यूज़ में निकलने लगा तब हमें डाउट हुआ, तब हमें पता लगा कि ये जो है यही निकला कि जो है 20 लाख रुपए उनके बैग से बरामद हुए जो है और 5 लाख रुपये अकाउंट से बरामद हुए हैं। तब हमको ये जब हमने सुना जो है न्यूज़ में, तब हम कहा ये तो अविनाश तो ऐसा ये जो बक्सा है, इसी बक्से से ये 2 बैग निकले थे? 2 बैग निकले थे, इसी बैग से निकाले, इसी काले रंग के, इस पर रखे। उसके बाद फिर हमें बाहर कर दिए थे। अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता? अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था, क्योंकि बक्सा ये अभिषेक का था और उन्हीं दोनों भाई का अपना कपड़ा के कापी किताब जो कुछ रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, इसी बक्से में रखते, बंद करते ताला। उन्हीं दोनों भाई के पास चाबी रहती थी, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। और देखिए अब सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कंफर्म करिए कि ये जो आप रिपोर्ट जहां से दिखा रहे थे, क्या ये वही कक्ष है, ये वही कमरा है जहां पर अविनाश अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था? और दूसरी बात ये कि जो रामराज्य कोष का बक्सा वो यहां से मिलना, सवाल तो ये कि ये बक्सा यहां कर क्या रहा था, और जब यहां से बरामद हुआ है तो ये बड़ा एविडेंस है चढ़ावा चोरी को लेकर। निश्चित तौर पर हम उसी मकान के अंदर, उसी योगा हॉल में मौजूद हैं जहां पर अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहा करता था। और ये वही बक्सा है, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ये वही बक्सा है जहाँ से कैश की बरामदगी हुई। ये बक्सा खुला हुआ है, इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे अभी तो आपको इसमें साफ साफ नजर आएगा कि इसमें तलाशी ली गई है। तमाम चीज़ें इसमें रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, उसके अलावा कंबल रखे हुए हैं, किताब कॉपियाँ रखी हुई हैं। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से अभिषेक शुक्ला जो अविनाश शुक्ला का भाई है वो जुड़ा हुआ था, तो उसमें तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये एक अहम सबूत है और यहाँ से कैश की सबसे ज़्यादा बरामदगी हुई, इस बात के भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। हालांकि अगर बात करें इस बक्से की तो ये जब मंदिर का निर्माण होना था उस समय यहाँ ये जो धार्मिक संस्थान है उसके द्वारा ये बनाया गया था। और ये छोटा बक्सा जो है इसके ऊपर जो QR है, यहाँ के स्टाफ कंफर्म कर रहे हैं कि इससे अविनाश शुक्ला का कोई संबंध नहीं था, ये पहले से यहाँ पर है। और मंदिर निर्माण के लिए जो योगदान देना था उसके लिए ये जो संस्था है उसने ये QR कोड जो है उस टाइम पर जनरेट किया था। 71 दिन की यात्रा चलाई थी, तो तमाम डिटेल्स जो है यहाँ के स्टाफ जो है वो हमें बता रहे थे। लेकिन ये बक्सा जरूर है वो
ये वो बक्सा है जहां से कैश की बरामदगी हुई। इस बात की पुष्टि यहाँ के खुद स्टाफ कर रहे हैं कि इसी में से वो 2 बैग जो है कैश भरे हुए वो निकाले गए थे और इसमें जो अविनाश शुक्ला है हमेशा इसमें ताला लगा कर रखता था। अब इसमें उसकी सिर्फ कपड़े और कुछ किताबें होती थी। तो ताला लगाने का क्या मतलब था? तो ताला इसलिए लगाता था क्योंकि इसमें बहुत हेवी कैश उसने छुपाकर रखा हुआ था। इस बात की पुष्टि हुई है। जब 5 जून को यहाँ पर रेड हुई तो 40 मिनट तक 2 पुलिस वाले और 2 ट्रस्ट के जो वॉलंटियर्स थे वो अंदर थे और बाहर से गेट बंद कर दिया गया था। इस बात की पुष्टि भी की है। 40 मिनट तक वो रेड चली थी, यहाँ से रिकवरी हुई थी। उसके बाद अविनाश शुक्ला को यहाँ से पकड़कर लेकर जाया गया था, जिसकी सबसे पहले तस्वीर हमने TV9 भारतवर्ष पर CCTV फुटेज एविडेंस आपको दिखाई थी। तो ये वो कमरा है और इसकी एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक हॉल नुमा जगह है और सबसे महत्वपूर्ण ये बक्सा हो जाता है ऐसे में कि इसी में चोरी का जो सामान था वो यहाँ पर रखा। बिल्कुल अभिजीत, और ये कहा भी जा रहा है जो सभी आरोपी जो अभियुक्त इस पूरे मामले में 8 गिरफ्तार हुए हैं और जो रकम करीब 80 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है, सबसे ज्यादा जो रकम है वो अविनाश के पास से ही मिली है। एक बात बताइए, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो कल पूछताछ की गई 2 से 3 घंटे तक इसमें जो कबूली है, जो चोरी की बात है वो अविनाश की तरफ से कबूली गई है। बहुत संक्षेप में बताइए, क्या कुछ और भी अहम इस कमरे से, इस कक्ष से मिला है क्या? देखिए, दोबारा जब इस जगह पर रेड हुई थी तो 6 घंटे तक पुलिस टीम अंदर थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अहम दस्तावेज यहां से पुलिस ने बरामद किए, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स होते हैं, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स होते हैं, खरीदारियों के डिटेल्स होते हैं, रिसीट होती है। उससे ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार इतने पैसों की कमाई का ये कर क्या रहे थे, क्या क्या चीजें खरीद रहे थे, किन किन को पैसे भेज रहे थे। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स तो उनको पहले से खंगाले जा ही रहे हैं। तो ये तमाम अहम सबूत जो है वो इसी बिल्कुल। तो कई सारे पहले रकम बरामद होती है 2 बैग भर के और उसके बाद कई ऐसे दस्तावेज मिले जिसके आधार पर SIT आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। और देखिए, एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी को लेकर अपने करीबियों से बोले हैं चंपत राय। सोर्सेज से खबर क्या आ रही है? कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो चुकी है, दाग के साथ यहां से विदा नहीं हो सकता। SIT की अंतिम रिपोर्ट के बाद पक्ष रखूंगा, पक्ष रखा जाएगा, यह बात चंपत राय की तरफ से कही गई। तो चंपत राय और उनसे जुड़े लोगों पर एक नहीं बल्कि 5 तरह की गड़बड़ी करने का आरोप है। ये सभी आरोप क्या है, उनका सच क्या है, आज TV9 भारतवर्ष यही जानने के लिए एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। आज हम वो चंपत फाइल्स खोलने जा रहे हैं जिसमें आस्था के साथ हुए इस धोखे के राज छिपे हुए हैं। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। और ये बीजेपी RSS वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। थोड़ा इंतजार करिए ओवैसी जी, एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चोरी कांड ही नहीं हुआ, बल्कि आस्था से छल हुआ, भक्ति से बड़ा धोखा हुआ।
24 घंटे के अंदर जो नई जानकारी सामने आई है उससे एक किरदार पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और उस किरदार का नाम है चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। आज TV9 भारतवर्ष इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो सुपर एक्सक्लूसिव चंपत फाइल्स खोलने जा रहा है, जिससे चढ़ावा चोरी की नई परतें खुल रही। आज आपके सामने चढ़ावा चोरी कांड के वो नए राज और हैरत अंगेज सच सामने आने जा रहे हैं, जिसे अब तक छिपाया और दबाया गया था। चढ़ावा चोरी का कौन मोहरा है और कौन है मास्टरमाइंड, TV9 भारतवर्ष इसकी पड़ताल भी कर रहा है। जब से चढ़ावा चोरी सामने आई है तभी से चंपत राय पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी ओर से की गई नियुक्तियां, उनके फैसले, सभी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। चंपत राय संदेह के केंद्र में इसलिए भी हैं क्योंकि जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर चंदा चोरी के आरोप हैं, जिन्होंने आस्था के साथ धोखा किया, उनका सीधा कनेक्शन चंपत राय से है। इसलिए जांच की सबसे तेज जांच चंपत राय तक पहुंच रही है। और चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। SIT जांच की अवधि बढ़ा दी गई है। 15 जुलाई तक अवधि को बढ़ाया गया है। SIT जांच का दायरा बढ़ेगा। ये 2 बड़ी अपडेट है। पहली जानकारी तो ये कि जो SIT जांच जारी है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, यानी 15 जुलाई तक जो SIT की जांच की अवधि उसको बढ़ाया गया। SIT की टीम जांच करेगी। और दूसरी जानकारी ये कि SIT अब अपने जांच का दायरा बढ़ाएगी। और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि इस पूरे मामले में कई बड़े बड़े नाम और जो शक का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये एक वजह है जो 15 जुलाई तक अब SIT की जांच की अवधि बढ़ा दी गई है? और दायरा बढ़ने का मतलब क्या है, ये थोड़ा बताइए। देखिए करुणा, सबसे पहले जानकारी TV9 भारतवर्ष से उपलब्ध है और सबसे पहले खबर ब्रेक हो रही है। दरअसल प्रारंभिक जांच में कई बड़े नाम आए थे जिसको लेकर के मंथन हुआ। व्यापक जांच का, यानी अब सारी जांचें होंगी जो 2021-20 के जितने भी घोटाले जमीन से लेकर के गमन तक आए, हेरा फेरी के कई सारे जो नाम लेके निकल के आए, चाहे वो नियुक्तियों का मामला हो या आउटसोर्स के जरिए एम्प्लॉय हायर करने हो, या जो 3-4 सदस्य ट्रस्ट के चंपत राय, गोपाल राव के साथ साथ अनिल मिश्रा, जिनकी खबर ये है कि इनके सगे संबंधी या करीबी लोगों की संपत्तियां, बड़ी सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी और इसका व्यापक जांच किया जाएगा। फिलहाल 15 जुलाई तक SIT का जांच का दायरा समय बढ़ा दिया गया है। और साथ ही CM ने भी अयोध्या में कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अब सरकार ने निर्णय लिया मंथन करने के बाद। SIT ने भी अनुरोध किया था कि टाइम बढ़ाया जाए क्योंकि जांच का दायरा व्यापक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रारंभिक जांच में नहीं आ पा रही हैं। बहुत सारे लोगों से अभी पूछताछ नहीं हो पा रही थी, तो अब सबसे पूछताछ होगी। और चूंकि गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। वो कोषाध्यक्ष है, सारे लेन देन जो है उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी कि कहाँ पैसा आया, कहाँ पैसा गया, मतलब आय व्यय क्या है, कौन कितना तनख्वाह दी जा रही है। बिल्कुल। और गोविंद देव गिरी जी से जब सवाल भी पूछा गया था पत्रकारों की तरफ से, तो हमने देखा भी था कैसे वो अपने मुंह पर उंगली रखते हुए नजर भी आए थे। खैर, दायरा बढ़ेगा, अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई SIT जांच की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए आपका। तो चंपत राय और उनसे जुड़े लोगों पर 1-2 नहीं बल्कि 5 तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप क्या, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला आरोप है कि बैंक के कामकाज में दखल दिया गया। दूसरा आरोप है कि चंपत राय ने टिन्नू और उनके लोगों पर मेहरबानी की। तीसरा आरोप है कि MOU की अनदेखी की गई, उसकी शर्तों की धज्जियां उड़ा दी गई। और इतना ही नहीं, नियुक्ति में भी हेरा फेरी का आरोप है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूतों से छेड़खानी भी की गई। अब हम आपको इन सभी आरोपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। असली चोर अभी और पकड़ लिए जाए, बढ़ोतरी और हो जाएगी।
असली लोग पकड़ लिए जाएं। वो तो चेले पकड़े गए, गुरुजी तो बाहर अभी शेषावतार का ध्वजारोहण कर रहे हैं। हाँ, अभी तो 3 चोर बाहर हैं ना, जो असली मलाई खाने, रबड़ी खाने वाले हैं। कि जितने भी चंपत राय जी हैं या अनिल जी हैं, जो भी है, इनको जवाबदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये ही दोषी है। चोर को पकड़ो और चाहे जो करो, वहाँ के व्यवस्था टाइट रहना चाहिए। चंपत राय पर सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी के जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका सीधा कनेक्शन चंपत राय से। उनकी कार्य प्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप हैं। जो जानकारी अब तक सामने आई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पहला आरोप बैंक के काम में सीधे दखल का। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले ही बैंक ने अलर्ट दिया था, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। बैंक ने चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों को बदलने की पेशकश की थी, लेकिन उसे ठुकराकर रोटेशन रोक दिया गया। सवाल यही है कि क्या चढ़ावा चोरी का रास्ता साफ करने के लिए ऐसा किया गया? क्या सब पहले से ही सुनियोजित था? दूसरा बड़ा खेल टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी का। चढ़ावा गिनने जैसे अति संवेदनशील काम में बिना किसी जांच परख के टिन्नू के रिश्तेदारों की सीधे एंट्री करा दी गई। बात सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं थी, बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू की धज्जियां भी उड़ाई गई। दान पत्र खोलने के नियम टूटे, निर्धारित सदस्य अनुपस्थित रहे, गणना कर्मियों का कोई ड्रेस कोड नहीं था और बैंक कर्मियों की अनिवार्य मौजूदगी भी सिर्फ कागजों तक सीमित रखी गई। प्रश्न यही है कि क्या इतने बड़े स्तर पर हो रही लापरवाही की भनक चंपत राय को नहीं थी? कि जितने भी चंपत राय जी हैं या अनिल जी हैं, जो भी है, इनको जवाबदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये ही दोषी है। और इन्हीं के नेतृत्व में जिन लोगों ने गिनती की और जो उसमें डाका डाला है, वो सब इन्हीं की मिली जुली भगती है। एक और बड़ी बात यह है कि नियुक्ति में हेराफेरी की गई थी। दावा है कि बिना किसी अनुभव और योग्यता के सिर्फ सिफारिशों के दम पर लोगों को भर लिया गया। ये पूरी तरह से अपनों को रेवड़ियां बांटने जैसा था। कई लोगों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद वाले आरोप भी लग रहे हैं। जो लोग ट्रस्ट में हैं, उनके करीबियों को किस तरह से नियमों के विरुद्ध जाकर नौकरी दी गई, इसका पर्दाफाश हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी उस आरोप के बारे में भी जान लेना जरूरी है जिसके तहत सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। चढ़ावा चोरी को छिपाना, समय पर एफआईआर दर्ज न करवाना, पुलिस के साथ खुद छापेमारी करना, बरामद पैसों को सबूत के तौर पर नहीं रखना जैसी गड़बड़ी के कई आरोप। असली चोर अभी और पकड़ लिए जाएं तो बढ़ोतरी और हो जाएगी। असली लोग पकड़ लिए जाएं। वो तो चेले पकड़े गए, गुरुजी तो बाहर अभी शेषावतार का ध्वजारोहण कर रहे हैं। हाँ, अभी तो 3 चोर बाहर हैं ना, जो असली मलाई खाने, रबड़ी खाने वाले हैं। ये चोर अभी बाहर हैं और इस सत्ता के संरक्षण से बाहर हैं। यूं ही कोई बाहर नहीं हो सकता है। ट्रस्ट के 3 प्रमुख लोग चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव संदेह के घेरे में हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी मंदिर प्रबंधन में उनका दखल जारी है। दावा किया जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अब भी न सिर्फ परिसर में आ रहे हैं बल्कि पहले की तरह ही मंदिर प्रबंधन के फैसले भी ले रहे हैं। इन आरोपों को इस वीडियो से और बल मिल रहा है। ये 29 जून का वीडियो है। गोपाल राव को मंदिर में गर्भगृह के पास देखा गया। मैं कल मंदिर परिसर में गया था, मैं देखा कि वहाँ गोपाल राव जी मंदिर परिसर में टहल रहे थे। जब वो उनको जो है पूरी जनता, पूरे विश्व के लोग जान गए हैं कि ये लोग संदिग्ध के घेरे में हैं, और तो प्रशासन क्यों उनको मंदिर परिसर में जाने दे रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी पूरे ऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में भी, कनाडा में, फ्रांस में भी 2 से 2.5 लाख चेला से हमारे हैं, उसमें से 10-15 लोग डेली आया करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन होता है कि महाराज जी इतना बड़ा घटना कैसे हुई, चोरी कैसे हुई? तो ये बहुत मतलब ये कष्ट का विषय है। सूत्रों का कहना है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सिर्फ कागजों पर हुआ है।
सच ये है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था पहले की तरह जस की तस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और जब से चढ़ावा चोरी कांड सामने आया है, जब से अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जब से इस हेराफेरी की जांच शुरू हुई है, तभी से राम मंदिर में चढ़ावे की रकम बढ़ गई है। हर दिन चढ़ावा करीब 6 लाख रुपए तक बढ़ गया है। तो सवाल यह है कि क्या जेल में बंद अभियुक्त हर दिन 6 लाख रुपए की चपत लगा रहे थे? यह सवाल क्यों उठा है? अब इसे समझने की जरूरत है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक और भेद तब खुल गया जब मंदिर में चढ़ावे को लेकर नई जानकारी सामने आई। अयोध्या में चढ़ावा विवाद से पहले और बाद में चंदे के पैसों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार 7 जून से पहले हर दिन औसत 16 से 18 लाख रुपए चढ़ावे के तौर पर बैंक में जमा किए जाते थे। वहीं इस विवाद के शुरू होने के बाद यह हर दिन चढ़ावे का औसत 22 से 24 लाख के बीच पहुंच गया है। यानी पहले के औसत और अब के औसत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीकेंड में ज्यादा भीड़ होने और बैंक बंद होने की वजह से सोमवार को ज्यादा पैसा जमा होता था। सवाल यह है कि क्या रोजाना लगभग 5 से 6 लाख रुपए चोरी हो रहे थे? TV9 भारतवर्ष ने यही सवाल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से पूछा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या उस समय गड़बड़ हो रही थी, इस वजह से ये 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है? उस समय गड़बड़ की वजह से ये 6 लाख काउंट नहीं हो रहे थे? या ये जवाब है किसी तरह की राजनीति का लोगों की तरफ से? मेरे पास आंकड़े नहीं है कि वहाँ बढ़ा है घटा है कि नहीं, इसलिए मैं इस पर अनुमान नहीं लगाऊंगा। मैंने पता ये लगाया था कि क्या क्या श्रद्धालुओं की संख्या घटी है, तो उन्होंने कहा नहीं घटी है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं घटी है, तो हमारे हिंदू समाज का राम जी से जो नाता है और राम जन्मभूमि से जो नाता है, मनुष्यों के प्रबंधन में गड़बड़ी होने के कारण वो नाता कमज़ोर नहीं पड़ता, वहाँ आवाजाही कम नहीं हुई है। आपने कहा कि चढ़ावा बढ़ा है, ऐसा है तो पुलिस आपने जो मुझे पूछा उसकी भी जांच करेगी। सुना आपने, खुद आलोक कुमार का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है, लेकिन चढ़ावे में 5 से 6 लाख की बढ़ोतरी हो गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामला उजागर होने के बाद FIR और गिरफ्तारी के बाद चोरी रुक गई? क्या जो रकम बढ़ी है वही हर दिन चोरी हो रही थी? अब जबकि जांच हो रही है तो चोरी रुक गई है। क्या इसीलिए अब ज्यादा चढ़ावा बैंक में जमा हो रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। सामान्य जीवन जीने वाले अभियुक्तों ने चोरी करके कितनी संपत्ति बनाई, अब इसे भी समझिए। अनुकल्प मिश्रा की सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना थी। उसने 65 लाख का घर खरीदा था। लवकुश मिश्रा का वेतन भी 18,000 रुपए प्रति महीने था। इसने भी प्लॉट खरीदा था, 2 फ्लोर का मकान बनाया था। अविनाश शुक्ला की भी सैलरी 18,000 रुपए थी। इसके पास से 10 लाख की रिकवरी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि जिनकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी, वो सिर्फ इस कमाई के दम पर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी कर सकते हैं? शक है कि अभियुक्तों ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वो चढ़ावा चोरी के दम पर ही बनाई है। पुलिस अब जेल में सभी अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। अब सबकी नजरें SIT की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या में हुए जमीन घोटाले की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी 2021 की जमीन डील सुर्खियों में है। दावा इस बात का है कि 18 मार्च 2021 को एक ही दिन हुई 2 रजिस्ट्रियों में वही जमीन
पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 10 मिनट के बाद ही 18 करोड़ 50 लाख रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। इस लैंड डील कीमत में 16 करोड़ 50 लाख रुपए का अंतर। सर्किल रेट और जो खरीदार हैं उनके बीच की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए खरीद को पूरी तरह से कानूनी बताया। और देखिए बड़ी खबर क्या है इसको लेकर, राम मंदिर जमीन विवाद का मामला फिर से उठ गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदने पर सवाल उठे, 18.5 करोड़ की जमीन खरीदने पर सवाल उठे। 10 मिनट में कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई थी। जमीन की जो डील है वो 18.5 करोड़ में की गई और फर्क कितना था, महज 10 मिनट के अंदर जो कीमत 2 करोड़ थी वो बढ़कर 18.5 करोड़ यानी 18.5 करोड़ में जमीन की डील की गई। दस मिनट 2 रजिस्ट्रियां 16 करोड़ का खेल। 2 करोड़ में खरीद फिर 18 करोड़ में बिक्री। एक ही दिन में 9 गुना कैसे बढ़ी जमीन की कीमत। चढ़ावा चोरी के किरदार, राम मंदिर से कमाई बेहिसाब। चढ़ावा चोरी के बाद अब प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी राम मंदिर ट्रस्ट का नाम चर्चा में है। तारीख 18 मार्च 2021। एक ही दिन में हुई 2 रजिस्ट्रियों ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को पहली रजिस्ट्री में जमीन मालिक कुसुम पाठक ने अपनी जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बेची। इस पहली डील में जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री रिकॉर्ड बताते हैं कि उसी जमीन का सरकारी सर्किल रेट 5 करोड़ 79,84,000 रुपए था। वहीं पहली रजिस्ट्री पर करीब 40,55,000 रुपए स्टाम्प शुल्क जमा किया गया था और ये दस्तावेज उप निबंधक कार्यालय सदर अयोध्या में रजिस्टर हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसी जमीन की दूसरी रजिस्ट्री की गई, जिसकी कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल दूसरी रजिस्ट्री से खड़ा हुआ कि एक ही दिन 10 मिनट बाद वही जमीन दूसरी डील में आगे कैसे बेची गई। और इस बार बड़ी बात यह थी कि खरीदार के तौर पर ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय का नाम सामने आया। यानी सिर्फ 10 मिनट में इसी जमीन की कीमत 2 करोड़ से सीधे 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। साफ है कि दोनों सौदों के बीच मिनटों में करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का अंतर सामने आया। तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि एक ही शख्स पहले खरीदार और कुछ देर बाद उसी जमीन का विक्रेता बन जाता है, तो सुल्तान को कैसे पता था कि ये जमीन कुछ ही घंटों में कई करोड़ की होने वाली है। TV9 भारतवर्ष को मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों रजिस्ट्री दस्तावेजों पर कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। अब इस पूरी डील पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ देर में ही किसी जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख रुपए कैसे हो गई। दूसरा सवाल ये कि जब सरकारी सर्किल रेट ही 5 करोड़ 79 लाख रुपए का था, तो खरीद कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए किस आधार पर तय किया गया। और तीसरा सवाल, क्या इस पूरे सौदे में बीच के खरीदारों को असामान्य लाभ पहुंचाया गया। आपको बता दें कि विपक्ष पहले भी जमीन खरीद को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर 2021 में भी विपक्षी दलों जमीन खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय सवाल उठाया गया कि जब ट्रस्ट सीधे किसानों से जमीन खरीद सकता था, तो इतनी जल्दी और अधिक कीमत पर जमीन क्यों खरीदी गई। विपक्ष ने आरोप लगाए कि जमीन खरीद में की गई अवैध कमाई का इस्तेमाल रवि मोहन ने अपने लिए आलीशान महलनुमा घर बनाने में किया।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे और इन दस्तावेजों को एसआईटी और जांच एजेंसियों को सौंपने की बात कही थी। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। चंपत राय ने इसे नियमानुसार बताया था। हालांकि विपक्ष के सवालों पर उस समय ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि जमीन खरीद सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई और कीमत बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए तय हुई थी। ट्रस्ट की ओर से ये तर्क दिया गया था कि जिस जमीन को खरीदा गया उसका एग्रीमेंट पहले ही कई वर्षों से चल रहा था, इसलिए तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर ही भुगतान किया गया। इस मामले में सरकार की ओर से जांच आदेश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की थी। इसके बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि जमीन खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की धांधली सामने नहीं आई। इस विवाद में अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में आया था। इसकी वजह जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनकी भूमिका थी। विवादित जमीन की रजिस्ट्री में ऋषिकेश उपाध्याय ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। फिलहाल चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब इस जमीन घोटाले के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के नाम पर हुई इस जमीन खरीद में सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ या फिर चढ़ावा चोरी की तरह यहाँ कोई बड़ा घोटाला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब हुई है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास और लखनऊ वेदांता में भर्ती हुए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। आपको बता दें कि इससे पहले भी उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसी खबरें सामने आई थी कि उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं चल रहा है और अभी ये खबर है कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी है और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। लखनऊ वेदांता में अभी फिलहाल वो भर्ती हुए हैं।